Hello students, welcome back to our channel. Today we are discussing subject code BPAG 172, that is Governance Issues and Challenges. तो ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिए। उस पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर परचेज नहीं कराया है तो आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 20 to 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके आने वाले जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे कि BPAG 172, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। वापस से हम अपने सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। So corporate governance refers to the system, rules and practices by which a company is directed and controlled. तो corporate governance क्या है? तो ये एक तरीका है जहाँ पर कोई कंपनी जो है वो किस तरह से काम करता है और कंट्रोल किया जाता है। It explains how a company is managed and how decisions are made at the top level. ये बताता है कि कैसे कोई कंपनी जो है उसको चलाया जाता है और कैसे इसके जो फैसले हैं वो उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। Corporate governance mainly focus on balancing the interest of different stakeholders. कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो ज़्यादातर फोकस करता है अपने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बेसिक इंटरेस्ट को बैलेंस करने में, जैसे कि शेयर होल्डर्स के, मैनेजमेंट के, एम्प्लॉयज़ के, अपने कस्टमर्स के, सप्लायर्स के और गवर्नमेंट के और अपने सोसाइटी के। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर दैट अ कंपनी रन्स इन अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। एक अगर बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो वो हमेशा ये ध्यान देगा कि जो कंपनी है वो अच्छे से चले और उसमें ट्रांसपेरेंट हो और वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करे। अगर हम सिंपल वर्ड में समझेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट जो होता है वो एक बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बनाया गया है। इट हेल्प्स अ कंपनी अचीव इट्स गोल्स वाइल फॉलोज लॉ, इथिकल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कंपनी को उसके गोल तक पहुंचाने में मदद करता है और उसके साथ साथ वो अपने लॉज को भी अच्छे से फॉलो करता है, इथिकल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखता है और साथ साथ बेहतर तरीके से उसको प्रैक्टिस भी लाता है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्ड्स ट्रस्ट, इम्प्रूव्स कंपनी परफॉर्मेंस एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। एक मजबूत अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है तो वो क्या करता है, वो भरोसा अपना बनाता है, अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को बेहतर करता है और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हैं, फर्स्ट इज द इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन कंपनी ऑपरेशंस। कंपनी के ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी होना। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रमोट इथिकल बिहेवियर एंड अकाउंटेबिलिटी, एक बेहतर अपना स्वभाव रखना, साथ साथ अपने काम के प्रति अकाउंटेबल होना। टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस, अपने डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाना, साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को भी अच्छा करना। और नेक्स्ट इज द रिड्यूस फ्रॉड एंड मिस मैनेजमेंट, अगर कहीं पर भी मिस मैनेजमेंट होता है या फिर कोई फ्रॉड की संभावना होती है तो उसको कम करना, लेस करना। ठीक है, तो ये सारा एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। और हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द फर्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस इन कंपनीज एक्टिविटीज़, यानी कंपनी क्या कर रही है इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। द कंपनी शुड क्लियरली डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनीज पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। कंपनीज को क्या होना चाहिए, क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए अपने महत्वपूर्ण फैसलों को, ठीक है, जैसे कि उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, कंपनीज के पॉलिसीज़ के बारे में और उसके मैनेजमेंट डिसीजन के बारे में। It helps stakeholders understand how the company is performing and builds trust. ये उनके स्टेक होल्डर्स को ये समझने में मदद करेगा कि कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है और इससे उनका भरोसा बना रहेगा। नेक्स्ट इज द अकाउंटेबिलिटी। Accountability means that the management and board of directors
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर डिसीजंस एंड एक्शंस। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है या फिर जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपने लिए गए डिसीजंस और एक्शंस के प्रति अपने जिम्मेदार होंगे। दे मस्ट एक्सप्लेन दियर एक्शंस टू शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो वो अपने जो एक्शंस जो ले रहे हैं उसके प्रति वो जिम्मेदार होंगे और उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसके प्रति जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट इज द फेयरनेस। सो फेयरनेस मीन्स ट्रीटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इक्वली एंड जस्टली। तो फेयरनेस मतलब कि सभी स्टेक होल्डर को हम एक समान यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेज। शेयर होल्डर्स में जो खास करके जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं उनको हमेशा हमको प्रोटेक्ट करना है कि उनके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना किया जाए। नेक्स्ट इज डिसीजन शुड नॉट फेवर अ पर्टिकुलर ग्रुप एट एक्सपेंस ऑफ अदर। और कभी भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में कोई डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा फेयरनेस के अंदर आता है। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी refers to the duty of the company to follow laws, rules and ethical standards। तो एक कंपनी की क्या ड्यूटी होती है कि वो फॉलो करे अपने लॉ को, रूल्स को और इथिकल स्टैंडर्ड्स को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड इंश्योर दैट द कंपनी एक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। और इसके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो ये ध्यान देंगे कि कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हो सोसाइटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ और साथ ही साथ इकोनॉमी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव इंडिपेंडेंट मेंबर्स हु कैन टेक अनबायस्ड डिसीजंस। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे इनके पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो कि अपने डिसीजंस अनबायस्ड तरीके से लेंगे, किसी के पक्ष में होकर नहीं लेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड इंश्योर ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल होने से उसे रोकेंगे और साथ साथ जो जजमेंट होगा उसको बेहतर तरीके से लेंगे। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स अ कंपनीज रेपुटेशन एंड अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने से कंपनी का रेपुटेशन बेहतर होता है और इससे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। इट रिड्यूस रिस्क्स, प्रिवेंट्स करप्शन एंड इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये रिस्क्स को कम करता है, साथ साथ करप्शंस को भी कम करता है और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को दिखाता है। कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम्स आर मोर स्टेबल एंड ट्रस्टेड बाय द पब्लिक। अगर कोई कंपनी है जिसके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है तो वो बहुत ज़्यादा आपको स्थिर दिखेगी और साथ ही साथ पब्लिक के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी मिलता है। अब हम कंक्लूजन में समझेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। आज के आधुनिक बिजनेस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इट इंश्योर्स दैट कंपनीज आर मैनेज्ड इथिकली, ट्रांसपेरेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। ये पक्का करता है कि कोई भी कंपनी जो है उसको इथिकली मैनेज किया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी की भावना हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ले। बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ transparency, accountability, fairness, responsibility and independence, companies can achieve sustainable growth and gain the confidence of stakeholders। तो अपने जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसको अपना करके जैसे कि ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को कंपनी क्या कर सकती है, अपना सतत विकास कर सकती है और साथ ही साथ जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी अपना सकती है और उसको हासिल कर सकती है। तो इस तरह से हम देख लिए किस तरह से एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल होता है, क्या उसके में अहम भूमिका होती है, किस तरह से उसके प्रिंसिपल्स होते हैं और उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एनालाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द ग्रोइंग कनेक्शन ऑफ कंट्रीज थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड आइडियाज़। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। तो ये क्या है, एक कनेक्शन है, ठीक है, कंट्रीज़ के बीच। किसके लिए, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, कल्चर में और उनके आइडियाज़ में। इट हैज़ चेंज्ड हाउ गवर्नमेंट वर्क, हाउ मार्केट ऑपरेट्स एंड हाउ पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन सोसाइटी। इसने बदल कर रख दिया है किस तरह से कोई गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह से मार्केट ऑपरेट करता है और किस तरह से लोग जो हैं वो एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइज होते हैं। द रिलेशनशिप्स बिटवीन ग्लोबलाइजेशन
द स्टेट, द मार्केट एंड सिविल सोसाइटी इज़ क्लोज एंड इंटरडिपेंडेंट। और जो इन सभी का जो रिलेशन है, ग्लोबलाइजेशन का जो रिलेशन है स्टेट के साथ, मार्केट के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, वो आपस में काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पे आश्रित भी है। ये सभी एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट। द स्टेट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई भी सरकार और उसकी संस्थान। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इट्स इकोनॉमी एंड पॉलिसीज़। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो एब्सोल्यूट कंट्रोल था स्टेट का अपने इकोनॉमी और पॉलिसीज़ के ऊपर, वो कम हो गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके नेशनल पॉलिसीज़ में बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। स्टेट्स नाउ हैव टू फॉलो ग्लोबल रूल्स रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। अब स्टेट्स जो हैं उनको फॉलो करने होते हैं, मानने होते हैं कुछ ग्लोबल रूल्स को, ट्रेड से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित और मानव अधिकार से भी संबंधित। हाउएवर द स्टेट हैज़ नो डिसअपियर्ड। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टेट पूरी तरीके से डिसअपियर्ड नहीं हुआ है। इट्स रोल हैज चेंज्ड। उसका सिर्फ रोल जो है वो यहाँ पे बदला है। गवर्नमेंट्स नाउ एक्ट एज रेगुलेटर्स एंड फैसिलिटेटर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट्स का रोल जो है वो एक रेगुलेटर के तौर पे हो चुका है। दे क्रिएट्स पॉलिसीज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स एंड मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी। उनका काम है पॉलिसीज़ बनाना जिससे कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकें और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकें। द स्टेट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स सिटीजन फ्रॉम निगेटिव इफेक्ट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। और यहाँ पे स्टेट जो है वो क्या करेगी, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगी निगेटिव इफेक्ट से, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट से और इनइक्वालिटी से। नेक्स्ट इज द ग्लोबलाइजेशन एंड द मार्केट। द मार्केट इंक्लूड्स बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सिस्टम। मार्केट में हम देखते हैं कि बिजनेस भी है, इंडस्ट्रीज भी है और ट्रेड सिस्टम भी है। ग्लोबलाइजेशन हैज स्ट्रेथेंड मार्केट्स बाय अलाउइंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स। तो ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ है कि जो ये मार्केट है वो स्ट्रांग हुआ है। कैसे? तो हमको फ्री मूवमेंट देखने को मिलता है गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का और टेक्नोलॉजी का बॉर्डर के अक्रॉस। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज, इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कई सारे देशों में ओपन हो गए हैं जिसके वजह से कंपटीशन और एफिशिएंसी बढ़ गया है। कंज्यूमर्स बेनिफिट फ्रॉम मोर चॉइसेस एंड लोअर प्राइसेस। और कंज्यूमर को इससे बेनिफिट्स भी मिल रहा है क्योंकि उनके पास चॉइसेस भी ज़्यादा हैं और कम पैसे में भी वस्तुएं मिल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि आज के टाइम में मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे कि मोबाइल का जो प्राइस है काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे आज 5G मोबाइल भी हमको 10,000 के अंदर अवेलेबल है। एट द सेम टाइम मार्केट्स गेन मोर पावर अंडर ग्लोबलाइजेशन, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। इसके साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि मार्केट्स को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर और कभी कभी ये सोशल वेलफेयर के कॉस्ट को भी फेस करता है। बिग कॉरपोरेशंस कैन इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसीज एंड स्मॉल लोकल बिजनेसेस में सफ़र ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन। ठीक है, तो बड़े बड़े कॉरपोरेशन की वजह से स्टेट का जो पॉलिसीज है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और इसकी वजह से जो छोटे लोकल बिजनेस हैं उसको सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन के आने की वजह से। नेक्स्ट इज द ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। So civil society influence non-government organization, social movements, community groups, media and citizens। तो अगर हम सिविल सोसाइटी का बात करें तो इसमें NGOs आते हैं, सोशल मूवमेंट्स आते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स, मीडिया और सिटीजन्स आते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड सिटीजन सोसाइटी ग्रो बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल अवेयरनेस। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से जो सिविल सोसाइटी है वो बेहतर हुआ है, उसको बेहतर बनाया गया है, उसके अंदर कम्युनिकेशन को बेहतर करके और एक ग्लोबल अवेयरनेस फैला के। People can now organize across country to raise issues like environmental protection, human rights, gender equality and labor rights। आज के टाइम में अगर हम देखें तो लोग आपस में संगठित होते हैं बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर के, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के और लेबर राइट्स को लेकर के। सिविल सोसाइटी एक्ट्स एज वॉच डॉग
सिविल सोसाइटी एक तरह से वॉचडॉग की तरह काम करता है. It questions the actions of a state and the markets and highlights the negative effects of globalization such as inequality, exploitations and environmental damage. ये एक सवाल उठाता है स्टेट के ऊपर और मार्केट के ऊपर और हाईलाइट्स करता है ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को, जैसे कि इनइक्वालिटी को, एक्सप्लॉयटेशन शोषण को और इन्वायरमेंटल डैमेज को. अब हम इंट्रैक्शन देखेंगे स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी का एक साथ. सो ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स द स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी. ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, स्टेट को, मार्केट को और सिविल सोसाइटी को आपस में कनेक्ट करता है एक कॉम्प्लेक्स वे में. द मार्केट पुशेज फॉर लिबरल पॉलिसीज, द स्टेट ट्राइज टू बैलेंस ग्रोथ विथ वेलफेयर एंड सिविल सोसाइटी डिमांड्स जस्टिस, इंक्लूजन एंड अकाउंटेबिलिटी. तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने आप को और बेहतर पॉलिसीज बनाने में पुश करता है, साथ ही साथ जो स्टेट है वो ग्रोथ को और वेलफेयर को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और जो सिविल सोसाइटी है वो डिमांड करता है न्याय का, इंक्लूजन का और अकाउंटेबिलिटी का. ए हेल्दी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग दिस थ्री इंश्योर्स दैट ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू. और अगर इन तीनों के बीच हमको एक हेल्दी रिलेशनशिप देखने को मिलता है तो उससे वैश्वीकरण से सभी को क्या होगा, लाभ पहुंचेगा. सिर्फ कुछ को नहीं पहुंचेगा, बाकी सभी को पहुंचेगा. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर ये इन तीनों में एक बेहतर हमको रिश्ता देखने को मिलेगा तो वहाँ पर ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो सभी को लाभ पहुँचाएगा. कंक्लूजन में देखेंगे, इन कंक्लूजन ग्लोबलाइजेशन हैज़ रीशेप्ड द रोल्स ऑफ स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी. ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है, पूरे तरीके से आकार को बदल दिया है, उनके रोल को बदल दिया है, स्टेट को, मार्केट को और सिविल सोसाइटी को. नन ऑफ देम कैन वर्क अलोन. इनमें से कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता है. दियर कॉपरेशन एंड बैलेंस आर इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड. इनका कॉपरेशन, इनका आपस में आकर के काम करना ही और बैलेंस करना ही बहुत ज़रूरी है एक सतत विकास के लिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में. सो यहाँ पे हम समझेंगे किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के आने से जो स्टेट है, मार्केट है और सिविल सोसाइटी है आपस में कनेक्ट हो गए हैं, उनके रोल्स बदल गए हैं और ये एक बेहतर समाज बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गिव एन ओवरव्यू ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट दैट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स lives today while also protecting their ability of future generations to meet their own needs. तो आज के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको भी उनके ज़रूरत के सामान ज़रूर मिल पाए, उसको हमको संरक्षित भी करना होता है. यही होता है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है, इट गोज बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लुक्स एट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल. ये इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ही आगे का सोचता है और जहाँ पर सभी लोगों के वेलबींग की बात की जाती है. द आइडिया वॉज प्रमोटेड बाय द यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड कम्बाइंस ह्यूमन डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी. और ये जो आइडिया है इसको UNDP प्रमोट करता है और साथ ही साथ इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट को भी कंबाइन इसके साथ किया गया है सस्टेनेबिलिटी के लिए. हम इसके मीनिंग को समझेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एक्सपैंडिंग पीपल्स चॉइस एंड फ्रीडम सो दे कैन लिव लॉन्ग, हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ्स. तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लोगों के चॉइसेस को और बड़ा करना. ठीक है, उनके आज़ादी को बड़ा करना ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें, एक बेहतर जीवन जी सकें, हेल्दी लाइफ जी सकें और मीनिंगफुल लाइफ जी सकें. सस्टेनेबिलिटी मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड और डैमेज फॉर द फ्यूचर. और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से उपयोग करना ध्यानपूर्वक, ताकि ये पूरे तरीके से समाप्त ना हो जाए और ये ख़त्म ना हो जाए फ्यूचर के लिए. सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रिंग्स दिस टू आइडियाज़ टुगेदर. और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये इन दोनों आइडियाज़ को एक साथ लाता है, जहाँ पर मानव को एक वाइड रेंज में सोचने का अपना मौका मिलता है, चॉइसेस का, फ्रीडम का और साथ ही साथ रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल करना कि वो आने वाली जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो. इट एम्स टू इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ, इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी. इसका जो मेन मकसद होता है कि हमको एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, इनको इनकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए और इनइक्वालिटी लाए हुए. ठीक है, तो असमानता को भी ध्यान में रखना है कि असमानता ना बढ़े और इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो. ठीक है, इसके कुछ की फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इज पीपल सेंट्रिक ग्रोथ. जिसका सबसे महत्वपूर्ण
सबसे खास जो इसका की फीचर है वो क्या है, पीपल सेंट्रिक ग्रोथ। यहाँ पे मानव को केंद्रित करके उनके विकास की बात की गई है। डेवलपमेंट शुड बेनिफिट ऑल पीपल स्पेशली द पुअर, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड मैन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए सभी लोगों का, खास करके जो गरीब हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं और वैसे ग्रुप्स जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अनदर फीचर्स इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगला जो इसका फीचर है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड क्लीन एयर मस्ट बी कंजर्व्ड सो फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज देम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि पानी हो गया, जंगल हो गया, साफ हवा हो गया, उसको हमको संरक्षित करना है ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो उसका लाभ उठा सके। ठीक है, इक्विटी एंड जस्टिस आर ऑल्सो सेंट्रल। यहाँ पे इक्विटी और जस्टिस की बात की जाए तो ये भी क्या है, केंद्रित है। रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी शेयर्ड फेयरली एमॉन्ग पीपल एंड बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हमको इस तरह से बांटना है कि ये सभी के पास बराबर में हो, और आज के साथ साथ हमको अगले आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है ताकि उनको भी वो चीज़ मिल सके। ठीक है, पार्टिसिपेशन इज अनदर की एस्पेक्ट्स where people actively take part in decisions that affects their lives such as community planning and governance। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है यानी हिस्सेदारी, ये भी एक बहुत ही अहम भूमिका है। यहाँ पे लोगों को एक्टिवली पार्ट लेना है डिसीजंस के अंदर जो कि उनके लाइफ्स को अफेक्ट करेगा, कम्युनिटी प्लानिंग करना है और गवर्नेंस करना है। ठीक है, और हम देखते हैं मेन पिलर्स इसके। ठीक है, कुछ मेन पिलर्स हैं, दैट इज सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट रेस्ट्स ऑन 3 मेन पिलर्स। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, मुख्य 3 स्तंभ, जो कि पहला है इकोनॉमिक पिलर विच फोकस ऑन स्टेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे एक स्टेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक डिसेंट जॉब होना और पॉवर्टी का कम होना। ठीक है, गरीबी का कम होना। सेकेंड पिलर है सोशल पिलर, सामाजिक पिलर। ठीक है, सामाजिक स्तंभ विच इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, जो हम जिसके अंदर आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, लिंग समानता और सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा। द थर्ड इज द इन्वायरमेंटल पिलर। ठीक है, जो तीसरा है वो क्या है, पर्यावरण स्तंभ विच एम्फेसाइज प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड यूजिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो ध्यान देता है कि हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे इकोसिस्टम को, पोल्यूशन को कम करना है और साथ ही साथ हमको जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि फिर से वापस रिन्यू हो सकते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन होते हैं, कुछ उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, दिस अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अनचेक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन डैमेज द इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज इनइक्वालिटी। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे और उसको ही सिर्फ करते जाएंगे कि हमको बस इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डैमेज कर सकता है और साथ ही साथ हमारा जो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए कि कितना हमको इकोनॉमी बढ़ाना है और कितना हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हम ये सब ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट प्रोग्रेस डज नॉट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ नेचर और ह्यूमन डिग्निटी। तो हाँ, यही बात है कि यहाँ पर हमको जो सतत मानव विकास है वो ये पक्का करता है कि अगर हम कोई भी प्रोग्रेस करेंगे, कितना भी अपना प्रोग्रेस करेंगे, तो वो कभी भी नेचर और ह्यूमन डिग्निटी के मतलब उसके, हाँ, उसके निगेटिव इम्पैक्ट पे ये ना आए। ठीक है, मतलब कि इसके कॉस्ट पे हमको कोई भी विकास करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसको ये देखता है। इट हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी, improves living standards, promote peace and create a balance between development and conservation। ये क्या करता है, मदद करता है पॉवर्टी को कम करने में, लिविंग स्टैंडर्ड्स मानव के जीवन का जो तरीका होता है उसको बढ़ाने में, बेहतर करने में, शांति लाने में और एक बैलेंस बनाने में डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के साथ साथ। कंक्लूजन में देखेंगे, इन सिंपल टर्म्स सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपिंग पीपल नॉट जस्ट इकोनॉमीज इन अ वे दैट कैन लास्ट फॉर एवर। तो अगर जो सतत मानव विकास की अगर बात की जाए तो ये क्या है, डेवलपमेंट है लोगों का सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं बल्कि ऐसा जहाँ पर एक लंबे समय तक वो
बना रहे। बाई फोकसिंग ऑन ह्यूमन वेल बींग, फेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल केयर, इट प्रोवाइड्स अ बैलेंस पाथ फॉर लॉन्ग टर्म ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये मानव के बेहतरी पे ध्यान देते हुए, उनकी अच्छाई को देखते हुए और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हुए ये एक बैलेंस बनाता है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म हमको ग्लोबल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये था कि किस तरह से सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे ये काम करता है, क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डायमेंशंस ऑफ लोकल गवर्नेंस। सो डिसेंट्रलाइजेशंस दैट इज़ द विकेंद्रीकरण एंड लोकल गवर्नेंस आर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेसी के अंदर हम देखें अगर तो डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नेंस बहुत ही ज़रूरी है। दे फोकस on sharing power from the central government to lower levels so that people can participate directly in decision making। ये फोकस करता है पावर को शेयर करने में, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में, ताकि वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली हो डिसीजंस मेकिंग में। दिस हेल्प्स इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड डेवलपमेंट दैट मैचेस लोकल नीड्स। ठीक है, तो ये मदद करता है जहाँ पर एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिले, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिले और साथ ही साथ डेवलपमेंट देखने को मिले जो कि लोकल्स को ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सेंटर में हो तो आपको थोड़ी पता है कि कोई गांव में क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने सेंटर लेवल पे देख रहे हो तो गांव में कोई होना चाहिए जो देखे कि गांव में किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो होंगे वहाँ पे लोकल गवर्नेंस। अब हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के डायमेंशंस को देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ट्रांसफरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है हायर लेवल से लोअर लेवल के में। इसके कुछ डायमेंशंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज द पॉलिटिकल डायमेंशंस। Political decentralization gives power to elected representatives at the local level such as पंचायत and municipalities। तो अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पे हमको पंचायत देखने को मिलती हैं, वहीं अगर अर्बन रीजन में देखें तो वहाँ पे हमको म्यूनिसपैलिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके लोकल लेवल्स पे। पीपल कैन चूज देयर लीडर्स एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू और वो पार्ट लेते हैं डिसीजन मेकिंग्स में। दिस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इंश्योर दैट लोकल वॉइसेज आर हियर्ड। ये जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करता है और साथ ही साथ ये पक्का करता है कि जो लोकल वॉइसेज हैं, आम नागरिकों की जो आवाज़ है उसको भी सुना जाए। द नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। So administrative decentralization involves transferring administrative responsibilities to local authorities। तो यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि यहाँ पर भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोकल अथॉरिटीज़ को। लोकल ऑफिशियल्स आर अलाउड टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। लोकल ऑफिशियल्स जो होंगे यहाँ पे उनको अलाउ होता है कि वो प्लान करें और इम्प्लीमेंट करें सरकार के बनाए गए प्रोग्राम्स को। दिस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बिकॉज लोकल अथॉरिटीज़ अंडरस्टैंड लोकल प्रॉब्लम्स बेटर। ये क्या करता है, इसको बेहतर बनाता है, इसके एफिशिएंसीज को बेहतर करता है, क्योंकि जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगे उनको बेहतर पता होगा कि लोकल में क्या प्रॉब्लम्स है। Next is the fiscal decentralization. Fiscal decentralization refers to the giving financial power to local government। तो local government को financial power देना ही fiscal decentralization है। They can raise revenue through taxes and fees and also receive grants from higher governments। तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे revenues को raise कर सकते हैं, taxes को बढ़ा सकते हैं, fees को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ ये कुछ grants भी ले सकते हैं higher government से। This allow local bodies to spend money according to local priorities। और ये अलाउ करता है लोकल बॉडीज़ को कि वो पैसों को उसी तरह से खर्च करें जैसे कि लोकल प्रायोरिटीज़ की, मतलब लोकल प्रायोरिटीज़ है, यानी कि लोकल जो नीड्स है उसके हिसाब से पैसों को यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि यहाँ पे ये करता है प्राइवेट जो सेक्टर है उनके पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इंक्रेज करता है। इट सपोर्ट्स लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो ये जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं उनको सपोर्ट्स करता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है जिससे कि एक बेहतर रीजनल विकास हो सके। ठीक है, क्षेत्रीय विकास बेहतर हो सके, उसके लिए ये इस तरह से करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ लोकल गवर्नेंस।
लोकल गवर्नेंस refers to the system through which local bodies manage public affairs and deliver services। तो लोकल गवर्नेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लोकल जो बॉडीज़ हैं वो मैनेज कर सकें पब्लिक अफेयर्स को और सर्विसेज को प्रदान करा सकें। इसके कुछ डायमेंशंस को हम देखते हैं। द फर्स्ट इज़ द पार्टिसिपेशन। पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा, वार्ड मीटिंग्स एंड लोकल इलेक्शंस। तो लोगों का यहाँ पे हमको एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है गवर्नेंस के अंदर, जैसे कि ग्राम सभा में, वार्ड के मीटिंग्स में और लोकल इलेक्शंस के अंदर। पार्टिसिपेशंस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्प सिटीजन्स एक्सप्रेस दियर नीड्स एंड ओपिनियंस। तो ये जो हिस्सेदारी होती है इससे लोगों की एक ट्रांसपेरेंसी झलकती है और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनको मदद मिलता है अपना ज़रूरत और ओपिनियंस को सामने रखने की। नेक्स्ट इज़ द अकाउंटेबिलिटी। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो लोकल यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या ऑफिसर्स होंगे वो हमेशा आपके प्रति, लोगों के प्रति क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। रेगुलर इलेक्शंस, सोशल ऑडिट्स एंड पब्लिक मीटिंग्स हेल्प्स इन चेकिंग मिसयूज ऑफ पावर एंड करप्शंस। तो समय समय पर इलेक्शंस होना, सोशल ऑडिट्स होना और पब्लिक मीटिंग्स होना, इससे क्या होता है, जो पावर है उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है ये चेक किया जाता है और करप्शन को भी देखा जाता है कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस इन डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ओपननेस किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में और साथ ही साथ फाइनेंशियल मैटर्स में। इंफॉर्मेशन अबाउट बजट्स, स्कीम्स एंड डिसीजंस इज शेयर विद द पब्लिक, बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन एंड लोकल बॉडीज़। तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जैसे बजट के रिगार्डिंग, स्कीम्स के रिगार्डिंग या फिर कोई भी डिसीजंस है उसको क्या किया जाता है, पब्लिक के साथ शेयर किया जाता है, जिससे कि आपको एक ट्रस्ट बना रहे हैं लोकल बॉडीज और सिटीजन के बीच में। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिवनेस। लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू लोकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड रोड। तो लोकल जो गवर्नेंस सिस्टम है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तुरंत ही रिस्पॉन्ड लें उन लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, जैसे कि वाटर सप्लाई के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर, रोड्स के ऊपर। बीइंग क्लोजर टू द पीपल हेल्प इन फास्टर सोल्यूशन। अगर वो लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से जुड़े रहेंगे तो उनको इनका जो सोल्यूशन है वो भी तेज़ी से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। लोकल गवर्नेंस इंश्योर्स दैट वीकर सेक्शन लाइक वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे लोकल जो गवर्नेंस है वो ये पक्का करती है कि जो वीकर सेक्शन है हमारे समाज के, जैसे कि औरतें हो गई, शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनको इंक्लूड किया जाए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हेल्प्स प्रमोट सोशल जस्टिस। तो कुछ सीटों का जो रिजर्वेशन होता है वो करना यहाँ पे आवश्यक है ताकि जो सोशल जस्टिस है वो बना रहे। ठीक है, कंक्लूजन में हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस टुगेदर स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो जो विकेंद्रीकरण है और जो एक लोकल गवर्नेंस है ये दोनों मिल करके डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाता है और उसका विकास करता है। While decentralizations distribute power, local governance ensures effective use of the power। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहीं लोकल गवर्नेंस जो है वो पक्का करता है कि वो इसका बेहतर पावर का इस्तेमाल कर सके। बोथ आर एसेंशियल फॉर पीपल सेंटर्ड एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों ज़रूरी हैं पीपल सेंटर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे हम देख लिए ये भी क्वेश्चन आज कि ये कैसा था हमारा, किस तरह से लोकल गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन काम करता है, किस तरह से ये ज़रूरी है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट कोड BPAG 172 का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पर जाकर के गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर से भी गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9580023321। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे होंगे। अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।